बच्चों वेलकम बैक। हम लोग बेटा अपना 11वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने 4 स्ट्रोक साइकिल को कंप्लीट कर लिया और हम लोग 2 स्ट्रोक साइकिल पे जाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि भाई 4 स्ट्रोक साइकिल से 2 स्ट्रोक साइकिल पे जाने के बीच में रास्ते में खड़ा है वॉल और वॉल मैकेनिज्म। जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हमने उसके समझना शुरू किया। अब जरा आपसे कोई पूछे, बताइए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में मेन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आइए देखते हैं। सर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में ये 5 कंपोनेंट तो होते हैं जो हर इंजन में होते हैं सर। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक पेट्रोल डीजल एयर कूल्ड वाटर कूल्ड कैसा भी इंजन हो, तो 5 कॉमन कंपोनेंट। अब चूंकि सर आपने 4 स्ट्रोक पेट्रोल बोला है, तो चूंकि पेट्रोल इंजन बोल रहे हैं आप सर, तो पेट्रोल इंजन है तो उसमें कार्बोरेटर भी होगा और स्पार्क प्लग भी होगा, फिर वो चाहे 4 स्ट्रोक हो चाहे वो 2 स्ट्रोक हो। लेकिन चूंकि सर आप 4 स्ट्रोक बोल रहे हैं, तो 4 स्ट्रोक है तो उसमें होगा वॉल्व। कौन सा वॉल्व? सक्शन और एग्जॉस्ट वॉल्व या इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व। और उस वॉल्व को सही समय पे ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट का मतलब सही समय पे खोलने और बंद करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वॉल्व मैकेनिज्म की। इसका मतलब अब आप बता सकते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में मुख्य रूप से ये 9 कंपोनेंट होते हैं। शुरुआती 5 कॉमन कई बार बोल चुके हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। और चूंकि पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग, उसके अलावा वॉल्व एंड वॉल्व मैकेनिज्म। अब जब आप कहते हैं वॉल्व मैकेनिज्म, तो इसके अंदर बहुत कुछ आता है, हम लोगों ने कल देखा है। अब ये वॉल्व मैकेनिज्म 2 तरह के होते हैं। हम लोगों ने कहा एक होता है ओवरहेड वॉल्व, मींस वॉल्व ऊपर रहेंगे। ऐसी स्थिति में कैमशैफ्ट कहां होगा? सर कैमशैफ्ट क्रैंकशैफ्ट के बाजू में रहेगा। और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरे केस में कैमशैफ्ट ऊपर होता है। अब वो कैमशैफ्ट अगर सिंगल है तो बोलते हैं सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट, और अगर डबल है तो बोलते हैं डबल ओवरहेड कैमशैफ्ट। सर क्या ये कैमशैफ्ट क्रैंकशैफ्ट से अलग होता है? जी हां, कैमशैफ्ट क्रैंकशैफ्ट से अलग होता है। हम लोगों ने कल के लेक्चर में ये देखा है, लेकिन आज हम लोग इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल ओरल, 10 सेकंड के या 5 सेकंड के, और आपके एग्जाम में आते भी हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे चलेंगे। सर अगर मान लीजिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन नहीं है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो, तो क्या होगा? मैंने कहा देखो डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, कोई भी इंजन है, तो ये 5 कंपोनेंट तो कॉमन हो गए। उसके बाद चूंकि डीजल है तो क्या लग जाएगा? कार्बोरेटर के स्थान पे फ्यूल पंप और स्पार्क प्लग के स्थान पे इंजेक्टर। इसका 2 और नाम है, एटोमाइजर या नोजल। अब चूंकि 4 स्ट्रोक है, इसमें भी वॉल्व रहेगा, इसमें भी वॉल्व मैकेनिज्म रहेगा। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कौन से कंपोनेंट डिफरेंस होंगे? सर आईसी इंजन है तो 5 कंपोनेंट कॉमन, 4 स्ट्रोक है तो दोनों में वॉल्व होंगे। कौन से वॉल्व? इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। और चूंकि वॉल्व है तो वॉल्व को चलाना पड़ेगा, खोलना और बंद करना पड़ेगा सही समय पे, उसके लिए होगा वॉल्व मैकेनिज्म। इसका मतलब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होता है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या होता है, अब आपको क्लियर कट दिख रहा है। आगे चल के सपोज कीजिए सर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होगा? मैंने कहा आप बताइए। सर ये तो होगा ही होगा, सब में होता है। और चूंकि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है तो ये भी होगा ही होगा। फर्क किस में आ जाएगा? ये। इसका मतलब 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में यहां वॉल्व और वॉल्व मैकेनिज्म के स्थान पे कुछ आएगा। क्या आएगा देखेंगे। बहरहाल अभी आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के सभी कंपोनेंट्स का हल्का हल्का आइडिया हो चुका है। अब हम थोड़ा सा अपने वॉल्व मैकेनिज्म पे आगे बढ़ रहे हैं। कल हम देख चुके हैं कि वॉल्व मैकेनिज्म 2 तरह का होता है। एक होता है ओवरहेड वॉल्व, इसमें वॉल्व जो है सिलेंडर हेड के ऊपर होते हैं, लेकिन जो कैमशैफ्ट होती है वो क्रैंकशैफ्ट के बाजू में होती है। अब देखिए बेटा, इंजन की ताकत आ रही है जिसपे, ये है हमारा क्रैंकशैफ्ट। इस क्रैंकशैफ्ट से ताकत क्या है? पुली बेल्ट सिस्टम से बोलिए या क्रैंक एंड चेन से किस पे जा रही है? कैमशैफ्ट पे। इस कैमशैफ्ट से क्या ऑपरेट कर रहा है? कैम। इस कैम से कहां है? फॉलोवर। इसके बाद क्या है? ये पुश रॉड। इस पुश रॉड के बाद क्या है? रॉकर आर्म। और रॉकर आर्म के बाद क्या है? ये वॉल्व। कल हम लोग इसको देख चुके थे, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हां ये पुश रॉड सिस्टम है जिसमें कैमशैफ्ट क्रैंकशैफ्ट के बाजू में है। अब इसके अलावा क्या होता है? सर ये तो हो गया पहला वाला सिस्टम, ओवरहेड वॉल्व, जिसमें कैमशैफ्ट नीचे होती है। सर और क्या होता है? मैंने कहा दूसरे सिस्टम में कैमशैफ्ट ऊपर होती है।
ये कैमशैफ्ट ऊपर है, लेकिन सिंगल है, एक है। और यहां पे देखिए कैमशैफ्ट दो हैं। अब जरा सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट की बजाय डबल ओवरहेड कैमशैफ्ट का आजकल फैशन है। फैशन है बोलते हैं तो बेटा फैशन का मतलब यहां पे है प्रचलन है, और मानी बात है, इसकी जरूरत भी है। आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसको हम आगे बढ़ाते हैं, फिर अब बताएंगे इसको आगे। तो डीओएससी, तो ये वाली कौन सी है? डीओएससी, डबल ओवरहेड कैमशैफ्ट। ये वाला कैसा है? एसओएससी, सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट। सर कैसे? देखो ये सिंगल शैफ्ट है। अब अगर ये 4 सिलेंडर इंजन है तो इस सिलेंडर में इनलेट आउटलेट, इसमें इनलेट आउटलेट, इसमें इनलेट आउटलेट, मतलब अगर 4 सिलेंडर का इंजन है तो 4 सक्शन वाल्व हैं और 4 एग्जॉस्ट वाल्व हैं। इन सभी वाल्व को सही समय पे खोलने और बंद करने के लिए इनके ऊपर लगी रहती है कैम। तो चूंकि हमारा 4 सिलेंडर इंजन है तो हमारे 8 वाल्व हैं, हर वाल्व को चलाने के लिए एक कैम लगी रहती है। तो 4 सिलेंडर इंजन अगर एसओएचसी होगा, अगर कैमशैफ्ट एक होगी, तो इसी के ऊपर जो है 8 कैम लगी रहेंगी। लेकिन अब थोड़ा सा समझिए, जो मैं वहां नहीं बता रहा था लेकिन अब बता रहा हूं। आधुनिक जो इंजन है उसमें एक सिलेंडर में 2 वाल्व नहीं होते। यहां पे देखिए इस सिलेंडर में एक सक्शन है, एक एग्जॉस्ट है, एक सक्शन है, एक एग्जॉस्ट है। लेकिन जो आधुनिक इंजन होते हैं उसमें एक सिलेंडर में 2 सक्शन 2 एग्जॉस्ट होते हैं। यहां देखिए 2 सक्शन 2 एग्जॉस्ट, 2 सक्शन 2 एग्जॉस्ट। इसका मतलब अगर ये 4 सिलेंडर इंजन है तो हर एक में 4-4 वाल्व हैं, तो कितने वाल्व हो जाएंगे? 16 में से 8 हो जाएंगे सक्शन और 8 हो जाएंगे एग्जॉस्ट। इन 16 वाल्व को चलाने के लिए हमें 16 कैम की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए एक ही रॉड के ऊपर, एक ही कैम शैफ्ट पे अगर हम 16 कैम लगाएंगे तो उसको चलाना, बांधना, उसको टाइमिंग देना आसान नहीं होता। तो करते क्या है? 2 कैम शैफ्ट लगा लेते हैं, इसके दोनों सक्शन, इसके दोनों सक्शन, इसके दोनों सक्शन, इसके दोनों सक्शन, 8 कैम को लगा देंगे एक के ऊपर, एक कैम शैफ्ट पे, और इसके दोनों एग्जॉस्ट, इसके दोनों एग्जॉस्ट, इसके दोनों एग्जॉस्ट, इसके दोनों एग्जॉस्ट को चलाने वाली कैम को लगा देंगे इसके ऊपर। मतलब एक कैम शैफ्ट जो है उस पे जो कैम लगी रहेंगी वो सक्शन वाल्व को चलाएंगी सही समय पे, और दूसरे कैम शैफ्ट पे कैम जो लगी रहेंगी वो एग्जॉस्ट वाल्व को चलाएंगी। ये कहलाते हैं मल्टी वाल्व इंजन, जिसमें 2 से ज्यादा वाल्व होते हैं। सर 2 से ज्यादा 3 भी होते हैं? मैंने कहा हाँ, आगे देखेंगे। 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। सर 5 भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आएगी एक चीज आएगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वहां पे हम लोग मल्टी वॉल्व इंजन को पढ़ेंगे। फिलहाल चूंकि डीओएससी, तो ये एसओएचसी, ये डीओएससी और ये पुश रॉड सिस्टम। अब बेटा देखिए इसमें से हम लोग सीधे उस जगह पहुंच चलते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। आइए थोड़ा सा आगे चलें। अब हम लोगों ने इस पुश रॉड सिस्टम को थोड़ा सा और डिटेल में देखा था। अब देखिए बेटा ये है पुश रॉड सिस्टम। सर ये 4 स्ट्रोक है, आपको कैसे मालूम? मैंने कहा बेटा देखो ये वॉल्व जो होते हैं ये 4 स्ट्रोक में ही होते हैं, 2 स्ट्रोक में वॉल्व नहीं होते। सर वॉल्व नहीं होते तो क्या होता है? मैंने कहा बात हुई है, आगे देखेंगे। इस वॉल्व को चलाने के लिए जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं वॉल्व मैकेनिज्म। अब जब इंजन चलता है तो कल बात हो चुकी है, जब कंबस्टन गैसेस पिस्टन के ऊपर दबाव डालती हैं, उस दबाव मल्टीप्लाइड बाई एरिया से एक फोर्स बनता है। उस फोर्स की वजह से पिस्टन आगे बढ़ता है या नीचे आता है। जब पिस्टन नीचे आता है तो उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन इस कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक की मदद से क्रैंक शैफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब ये वॉल्व कैसे चलता है? देखिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कल, इसको बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम क्रैंक शैफ्ट टू वॉल्व। ये क्रैंक शैफ्ट नाचेगा तो ये वॉल्व चलेंगे। अब ये वॉल्व कब खुलेंगे, कब बंद होंगे, इंजन की जरूरत है। याद कीजिए सक्शन स्ट्रोक के दौरान सक्शन वॉल्व को खुलना है, लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होने से पहले इसको बंद भी हो जाना है। तो सक्शन वॉल्व को कब खुलना चाहिए? सक्शन स्ट्रोक के शुरू में खुलना चाहिए। कब बंद होना चाहिए? सक्शन स्ट्रोक के अंत में बंद होना चाहिए। इसको सही समय पे कौन खोलेगा, बंद करेगा? ध्यान रहे ये वाली जो डंडी है जिसको हम बोल रहे हैं कैम शैफ्ट, इस पे लगी हुई है ये कैम। ये जो कैम लगी हुई है बेटा, इस कैम का ये जो प्रोफाइल होता है, इस कैम का ये प्रोफाइल होता है, इस प्रोफाइल से ही हम इसकी टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब इस कैम की पोजीशन इस शैफ्ट पे इस प्रकार से लगाते हैं और साथ ही साथ इस कैम के प्रोफाइल को हम इस प्रकार से बनाते हैं कि हमारा सक्शन वॉल्व की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। अब ये कैम और ये कैम दोनों अलग अलग काम कर रही है। एक कैम सक्शन वॉल्व को खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी उठाएगी
और दूसरी कैम एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी उठाएगी। तो दोनों कैम लगेंगी तो इसी शेफ्ट पे, बट दोनों का ओरिएंटेशन, मान लीजिए इसके ऊपर ये वाली कैम शेफ्ट ऐसे लगी है, तो दूसरी वाली कैम इसके ऊपर ऐसे नहीं लगेगी, हो सकता है वो थोड़ी सी ऐसे लगी रहे, मतलब कैम की जो पोजीशन होगी, रिलेटिव पोजीशन, वो सेम नहीं होगी। मान लीजिए आपका ये कैम शेफ्ट है, इस कैम शेफ्ट पे मान लीजिए आपकी एक कैम जो है कुछ वो इस तरह से लगी हुई है। ये थोड़ा सा मेरा बेटा फिगर अच्छा नहीं बना, कैम उतनी बेहतरीन नहीं बन पाई है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। ओके, मान लीजिए ये कैम कुछ, यहां पे एक कैम कुछ इस तरह से लगे, तो हो सकता है यहां पे कैम कुछ, इसका मतलब जो कैम का ओरिएंटेशन होगा वो दोनों पे अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि बेटा सक्शन वाल्व कब खुलना है? सक्शन स्ट्रोक में। एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलना है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो ये वाल्व को खोलने का काम कौन करेगी? कैम। और कैम किस पे लगी है? कैम शेफ्ट पे। सर ये कितनी देर खुला रहेगा, कितनी देर वाल्व बंद होगा, ये कैसे कंट्रोल होगा? ये इस कैम के शेप से कंट्रोल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम का प्रोफाइल। थोड़ा सा आगे एक हम आपको एनिमेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर जब कैम का फॉलोवर आएगा तो ये ऊपर चलेगा, जब यहां पे आएगा तो कोई मोशन नहीं होगा, हम लोग बोलते हैं ड्वेल, और जब यहां पे आएगा तो गिरेगा, डिसेंड, तो ये बोलता है एसेंड। एसेंड मतलब फॉलोवर ऊपर चलेगा, फॉलोवर ऊपर चलेगा तो रॉकर आर्म क्या करेगी? वॉल्व को खोलेगी। इस दौरान क्या होगा? ड्वेल। ड्वेल का मतलब रुका रहेगा। और इस दौरान क्या होगा? डिसेंड। डिसेंड का मतलब फॉलोवर गिरेगा, जब फॉलोवर गिरेगा तो पुश रॉड गिरेगी, पुश रॉड गिरेगी तो रॉकर आर्म ऊपर आएगा, रॉकर आर्म ऊपर आएगा तो वॉल्व बंद होगा। और ये फिर क्या है? ये है ड्वेल। तो ये कहलाता है कैम का प्रोफाइल। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लेकिन समझाने के लिए आगे हम यूज करेंगे। बहरहाल ये है आपका पुश रॉड सिस्टम। तो क्या हुआ? क्रैंक शैफ्ट से क्रैंक गियर, क्रैंक गियर से कैम गियर, और इन दोनों को बेटा कभी कभी हम लोग टाइमिंग गियर भी कह देते हैं। इसको क्रैंक गियर क्यों बोल रहे हैं? जो क्रैंक शैफ्ट पे है। इसको कैम गियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कैम शैफ्ट पे है। वरना अगर बोलना चाहें तो दोनों क्या बोल सकते हैं? टाइमिंग गियर। लेकिन ध्यान रहे, जब दोनों शैफ्ट पास पास हैं तो आप इसको गियर से जोड़ दे रहे हैं। बट इस केस में देखिए, जो अभी पीछे देखा था हम लोगों ने, ये है आपका क्रैंक शैफ्ट और ये है आपकी कैम शैफ्ट। दोनों शैफ्ट के बीच में दूरी बहुत है तो आप गियर से नहीं जोड़ते। जब शैफ्ट के बीच में डिस्टेंस दूर ज्यादा होता है तो क्या करते हैं? चेन एंड स्प्रॉकेट या पुली एंड बेल्ट। लेकिन आपको ध्यान होगा, अगर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ी है आपने, कि जो पुली एंड बेल्ट सिस्टम होता है उसमें स्लिप होता है, तो पॉजिटिव ड्राइव नहीं कहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? चेन एंड स्प्रॉकेट, या कह सकते हैं आप गियर एंड टाइमिंग बेल्ट। तो ये जो लगी हुई है ये हमारी बेल्ट है। इस बेल्ट में बेटा दांते बने रहते हैं, और ये दोनों जो लगे हुए हैं एक तरह से हमारे टाइमिंग गियर हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहां क्रैंक शैफ्ट पे जो गियर लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे क्रैंक गियर, और जो यहां पे लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे कैम गियर। लेकिन दोनों का कंबाइंड नाम क्या हो सकता है? टाइमिंग गियर्स। और इनके बीच में जो जुड़ी हुई है बेल्ट उसको बोलते हैं टाइमिंग बेल्ट। ओके, कहीं पर एक चीज होता है ना, क्रैंक शैफ्ट से ताकत जानी है कैम शैफ्ट को। तो बेटा क्रैंक शैफ्ट से देखिए, हम लोगों ने यहां पे देखा, क्रैंक शैफ्ट से आई क्रैंक गियर, क्रैंक गियर से आई कैम गियर, कैम गियर से आई कैम शैफ्ट, कैम से आई कैम शैफ्ट से आई कैम, कैम से आई इस वॉल लिफ्टर पे। बेटा इस वॉल लिफ्टर को ही हम लोग बोल रहे हैं फॉलोवर। कि जब कैम नाचेगी और कैम का ये वाला पोर्शन आएगा, तो जब कैम इस तरह से चलेगी तो क्या करेगी? इसको उठाएगी। जब कैम इस तरह चलेगी इसको उठाएगी। तो ये है वॉल लिफ्टर, और ये हमारी क्या है? पुश रॉड, और ये क्या है? रॉकर आर्म। तो जब ये लिफ्टर उठेगा तो पुश रॉड ऊपर उठेगी। जब पुश रॉड ऊपर उठेगी तो रॉकर आर्म क्या करेगी? रॉकर आर्म ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगी। जब रॉकर आर्म ऐसे है तो पुश रॉड क्या करेगा? पुश करेगा, तो ये ऐसे हो जाएगी। जब ये ऐसे हो जाएगी तो क्या करेगी? वॉल के ऊपर दबाव डालेगी और वॉल अंदर जाएगा। वॉल अंदर जाएगा तो वहां पे छेद जो है खुल जाएगा, तो ये वॉल नीचे जाएगा। और जब ऊपर आएगी तो क्या होगा? ये ऊपर आएगी तो वॉल बंद होगा। तो ये रॉकर आर्म क्या करेगी? वॉल को दबाएगी। और लेकिन रॉकर आर्म नीचे जाएगी या ऊपर आएगी, किस पे निर्भर करेगा? इस पुश रॉड पे। ये पुश रॉड ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी, किस पे निर्भर करेगा? इस वॉल लिफ्टर या फॉलोवर पे। ये फॉलोवर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, किस पे निर्भर करेगा? कैम पे, और कैम के प्रोफाइल पे। तो अब धीरे धीरे आप समझ पाए क्या है, हम लोगों ने कल ये सब डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, इसी चीज को मैंने कल जो गलती थी आज मैंने सही कर दी है। क्रैंक शैफ्ट से क्रैंक शैफ्ट गियर, क्रैंक शैफ्ट गियर से कैम गियर, कैम गियर से कैम शैफ्ट से कैम, कैम से फॉलोवर या वॉल लिफ्टर जो आपके ड्राइंग में है। उसके बाद पुश रॉड के बाद रॉकर आर्म। रॉकर आर्म जहां पे आके टकराती है,
जो वॉल्व होता है उसके ऊपर एक कटोरी बनी रहती है, उसको बोलते हैं टैपेट। उस टैपेट के बाद होती है स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद होता है वॉल्व। फिगर में आपको टैपेट नहीं दिख रहा है लेकिन स्प्रिंग्स दिख रहे हैं बेटा, ये आपके स्प्रिंग्स हैं और इसके ऊपर एक केसिंग होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं टैपेट, जहां पे आके ये रॉकर आर्म टैप करती है, ये होता है टैपेट। ओके, अब बेटा हम लोग इसके ऊपर एग्जाम में जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं बहुत आसान आसान, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर। हर गाइड में आपको कम से कम 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिर्फ इसके ऊपर। आइए देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा चलिए आइए। अब देखिए बेटा, हाँ उसके पहले थोड़ा सा देखें। अब हम लोगों ने आईसी इंजन में 10 लेक्चर कर लिए हैं। शुरू के क्लासेस तो बहुत धीरे चल रहे थे, लेकिन अब हम लोग कुछ टेक्निकल चीजें जानने लगे हैं। अब अगर हम किसी इंजन का कैटलॉग उठाएं, इंजन का कैटलॉग का मतलब समझते हैं, कोई गाड़ी है, गाड़ी का मतलब 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, उस गाड़ी में जाएं और उसके इंजन के स्पेसिफिकेशंस को देखें तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी 10 ही लेक्चर तो हमने पढ़ा है। लेकिन जब उसको देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमारे समझ में आने लगेंगी। तो हमने शुरुआत में आपको 5वें या 6ठे लेक्चर में कुछ इंजन के स्पेसिफिकेशन दिखाए थे, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें हम समझ रहे थे। अब देखिए क्या हम और ज़्यादा चीज़ें समझ पा रहे हैं। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। बेटा ये देखिए VW बेटा फोक्सवैगन गाड़ी आती है, शायद जर्मनी की है। तो VW से हम समझते थे वोक्सवैगन, लेकिन नहीं, अंग्रेज इसको बोलता है फोक्सवैगन। तो फोक्सवैगन 1.8L, तो अब आप समझ रहे हैं ये 1.8L उस इंजन की डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को बता रहा है। तो 1.8 लीटर उसका स्वेप्ट वॉल्यूम नहीं है, जितने भी उसके अंदर सिलेंडर हैं सभी के स्वेप्ट वॉल्यूम का योग है। तो ये तो 1.8 लीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, ये तो हम लोग जानते थे। TSI अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, टर्बोचार्ज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम आ गए DOHC, इसका मतलब डबल ओवरहेड कैमशैफ्ट। इसमें कितनी कैमशैफ्ट हैं? 2 हैं। कैसे मालूम सर? DOS। सर इसके आगे क्या लिखा है? 14 लिखा है? नहीं सर, I4 लिखा है। मैंने कहा नहीं, ये लिखा है L4। अब बेटा अगर आपको याद हो, इंजन इनलाइन होते हैं, इंजन V होते हैं, तो ये कह रहा है, सॉरी L4 नहीं, सॉरी इनलाइन इंजन I4 का मतलब इनलाइन 4। इसका मतलब ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये 1.8 लीटर डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी का 4 सिलेंडर है। और वो इंजन कैसे हैं? V ऐसे बन के एक के पीछे एक, दो नहीं है, दो ये 4 नहीं है सिलेंडर, एक ही लाइन में लगे हैं, मतलब 1 2 3 4 एक लाइन में है, तो हम लोग बोलते हैं इनलाइन इंजन। तो इनलाइन इंजन है, 4 सिलेंडर है। तो DOSC I4 का मतलब आप समझ गए, 1.8 लीटर समझ गए। अब थोड़ा सा इसके अंदर देखते हैं। अब देखिए यहां पे बेटा कहीं पे आपको ये दिखा है कंप्रेशन रेशियो। अब थोड़ा सा हो सकता है बेटा फिगर थोड़ी सी बड़ी थी, मैटर थोड़ा ज्यादा था, बट आपको दिखाई दे रहा होगा 9.6:1। ठीक है सर। अब बताइए पेट्रोल होगी डीजल, ये SI होगी कि CI? सर कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 के रेंज में है, तो ये जो भी गाड़ी है ये SI है। ठीक है, ओके सर। अब जरा देखिए इसको, बोर इनटू स्ट्रोक। पहली चीज क्या है? बोर का मतलब बोर डाया, इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है? 82.5, और स्ट्रोक कितना है? 84। मतलब डायमीटर जितना है उसके तुलना में स्ट्रोक ज्यादा है। मतलब ये D है, ये है 82, ये डायमीटर जो है ये है 82, और ये चीज कितनी है? 84। तो D/L क्या है? 1 से कम आएगा, तो ये कैसा क्या हुआ? अंडर स्क्वायर। D/L, हाँ अंडर स्क्वायर। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि D बड़ा है कि L बड़ा है या दोनों बराबर हैं। तो ये अंडर स्क्वायर इंजन हो गया बेटा, कम से कम। और डिस्प्लेसमेंट देखिए दे रहा है 1798, यहां पे 1.8 लिखा है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, तो रफली हो गया 1800 घन सेंटीमीटर। क्या वास्तव में 1800 घन सेंटीमीटर है? नहीं सर, अप्रोक्सीमेटली बोल दिया। एक्चुअली कितना है? 1798 घन सेंटीमीटर। कितने सिलेंडर हैं? 4 सिलेंडर हैं। अब ये बताइए, एक सिलेंडर में 2 वॉल्व होंगे कि 4? सर ये 4 वॉल्व होंगे, क्योंकि 2 कैमशैफ्ट लगाने की जरूरत पड़ गई। अगर 2 वॉल्व होते तो एक ही कैमशैफ्ट के ऊपर 8 कैम लगा देते, हर कैम एक एक वॉल्व को चला लेती। लेकिन चूंकि यार 4 सिलेंडर है और सब में 4-4 वॉल्व लगाने होंगे, अब 4-4 वॉल्व लगाने होंगे, 4 सिलेंडर 16 वॉल्व लगाने थे, 16 वॉल्व को चलाने के 16 कैम चाहिए थी। अब एक ही डंडी के ऊपर, एक ही कैमशैफ्ट के ऊपर 16 वॉल्व ना लगा के, 16 कैम ना लगा, क्या किया? 2 कैमशैफ्ट ले लिए। एक सेक्शन वॉल्व को चलाने के लिए कैम सब पे लग गए और दूसरे वाले पे एग्जॉस्ट।
तो अब आप देख रहे हैं बेटा कि आप इस स्पेसिफिकेशन में कुछ चीजों को समझने लगे। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने शुरुआत कहां से की? शुरुआत की थी वहां से। अब देखिए इसमें आइए, ये 3 लीटर है तो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी ये क्या है बेटा? I6, तो 6 सिलेंडर है। DOSC का मतलब डबल ओवरहेड कैमशैफ्ट। अब कंप्रेशन रेशियो कितना है देखिए? 11 है। अब यहां देखिए बोर इज टू स्ट्रोक। अब यहां पे बोर डाया है 82 और स्ट्रोक लेंथ है 94, तो बोर डाया की तुलना में स्ट्रोक लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये अंडर स्क्वायर कैटेगरी में आ रहा है। आगे देखते हैं। इस केस में 2 लीटर टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन DOSC, तो DOSC आप समझ रहे हैं, I4 आप समझ रहे हैं, 2 लीटर आप समझ रहे हैं। अब यहां देखिए बोर इंटू स्ट्रोक 86 इंटू 86, मतलब D और L बराबर है, तो इंजन कैसा है? स्क्वायर इंजन है। कंप्रेशन रेशियो भी कहीं ना कहीं होगा, कंप्रेशन रेशियो 9.2। इसका मतलब बेटा अब धीरे धीरे आप इंजन के स्पेसिफिकेशन के अंदर जो महीन चीजें हैं उनको पकड़ पा रहे हैं। क्या सर हम लोग सारी चीजें सीख पाएंगे? नहीं बेटा, हमें जरूरत नहीं है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पार्ट भी है। हम लोग पढ़ रहे हैं IC इंजन, और वो भी विशेष तौर पे हमें किसी गाड़ी के शोरूम में खड़े होकर किसी कस्टमर को समझाना नहीं है। अगर वो होता तो मैं उस तरह से पढ़ाता। हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न हैं किसी भी गाइड में, या जो एग्जाम में आते हैं या जो आ सकते हैं, वो 90% से ऊपर हम IC इंजन में अगर सॉल्व कर लें तो बस हमारा काम हो जाएगा। 90 से 95%, 10 आए तो 9 सही हो जाएं। कभी कभार एक गलत हो गया तो अलग बात है, कभी कभी सवाल भी बड़े अजीब तरह के आ जाते हैं। आइए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए 6.2 लीटर, 6.2 लीटर का मतलब 6200 घन सेंटीमीटर। अब देखिए V8, अब 8 सिलेंडर हो गए, 6 से ज्यादा हो गए। अब अगर एक लाइन में लगाएंगे तो 8 लगाने पड़ेंगे। जब सिलेंडरों की संख्या बढ़ जाती है तो बेटा उसको संभालना आसान नहीं होता, तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। इस पे एक प्रश्न आएगा कहीं ना कहीं शीट वगैरह में, तो उसको बताएंगे। अब 8 हैं तो क्या करेंगे? इस और इसमें ऐसे V में, तो इसके पीछे 4, 1 2 3 4, इसके पीछे 4, 1 2 3 4, आपको सामने से देखेंगे 2 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कहलाएगा V8। तो ये कैसा इंजन है? V8। अब OHV, अब ये ओवरहेड वॉल मतलब ये पुश रॉड सिस्टम है, इसमें DOSC और SOSC नहीं है, तो ये ओवरहेड वॉल सिस्टम है, ये V8 है। सर इस DI का मतलब क्या है? मैंने इसको डायरेक्ट इंजेक्शन कहते हैं, आगे देखेंगे, अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है। सर कंप्रेशन रेशियो क्या है? मैंने कहा ये देखते हैं कंप्रेशन रेशियो बेटा 11.5 है। सर बोर और उसका रेशियो क्या है? मैंने कहा देखो बोर इस बार 103 है और स्ट्रोक 92 है, मतलब D जो है वो L से ज्यादा है। तो तीनों तरह के इंजन आपके नजर में आ गए हैं। आपने एक स्क्वायर इंजन देखा, शुरू में 2 अंडर स्क्वायर देखे और ये ओवर स्क्वायर देखे। कहने का मतलब देखो बेटा ये वाला जो है D, ये D ज्यादा है किसके तुलना में? L के तुलना में। जब D ज्यादा है L के तुलना में तो सिलेंडर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ओवर स्क्वायर, और बराबर है तो स्क्वायर, और नहीं तो वो अंडर स्क्वायर। तो ये कैसा हो गया? देखिए यहां पे बोर जो है 103 और स्ट्रोक जो है 92। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने ये सारे स्पेसिफिकेशन जब उठाए हैं तो कहीं ना कहीं उन चीजों से हमारा वास्ता पड़ता जा रहा है, कुछ चीजें हम सीखते जा रहे हैं। यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो 6162। अगर ये 6.2 था तो कायदे से 6200 होना चाहिए था, 6200, लेकिन ये एग्जैक्टली 6200 नहीं है, ये है 6162, 6162, लगभग 6200। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा आगे चलें। आई अब सर ये क्या है? मैंने कहा 3.5 लीटर डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी, DOSC डबल ओवरहेड कैमशैफ्ट और V6, 6 सिलेंडर का इंजन है लेकिन V शेप में। कंप्रेशन रेशियो 10.6 अनुपात 1, 10/6/1, मतलब 10.6, 10.6। सर बोर स्ट्रोक रेशियो, मैंने कहा यहां देखो, अब देखो यहां पे 95 है और ये 81 है, तो ये भी ओवर स्क्वायर है, तो 2 इंजन ओवर स्क्वायर हो गए, 2 अंडर स्क्वायर थे, 1 स्क्वायर था, लेकिन कंप्रेशन रेशियो अभी तक 12 से ऊपर नहीं आया है। इसका मतलब ये सारे जितने हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पेट्रोल है कि डीजल, कहीं लिखा नहीं है बेटा, लेकिन चूंकि इनका कंप्रेशन रेशियो, सर ये डीजल भी तो हो सकते हैं। मैंने कहा भूल गए, हमने कहा था 16 से 24, 16 से कम होगा कंप्रेशन रेशियो तो अंदर वो कंप्रेस करने से एयर टेम्परेचर ही डेवलप नहीं होगा जिसमें डीजल जाके जल सके। ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब पेट्रोल इंजन है। कैसे आप कह पा रहे हो? सर कंप्रेशन रेशियो को देख के। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब सर ये क्या है? मैंने कहा इसको तो देख ही चुके थे पहले में। अब देखिए 2 लीटर FADOSC, तो ये क्या है? डबल ओवरहेड कैमशैफ्ट।
4 सिलेंडर, लेकिन ये बॉक्सर इंजन है। बॉक्सर इंजन कौन सा था? ये वाला। इसको बोलते हैं हम लोग अपोस्ट पिस्टन। ये पिस्टन ऐसे आया, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, बॉक्सिंग कर रहे हैं, अपोस्ट पिस्टन। तो देखिए, आपने इनलाइन देख लिए, आपने वी देख लिए, अब आप देख रहे हैं बॉक्सर इंजन। ये बॉक्सर इंजन है। अब इसमें देखिए 4 सिलेंडर हैं, तो 2 सिलेंडर ये हैं और 2 सिलेंडर ये हैं, और दोनों का पिस्टन क्या है? ये आकर इस तरह से। अब देखिए जरा इसमें टीओएससी 2 लीटर, मतलब इसका स्वेप्ट वॉल्यूम 2 लीटर। अब जरा मजेदार चीज देखिए, इसका कंप्रेशन रेशो कितना है? 12.5:1। तो आपके सामने एक 12.5 का भी आ गया। किताबें 12 से ऊपर नहीं लिखती, मैंने तो एक जगह 13.5 भी देखा है। मैं दोबारा ढूंढ रहा था तो ढूंढ नहीं पाया आपके लिए, लेकिन वो बहुत इक्का दुक्का है, रिसर्च फेज में है, कोई बहुत नया आदमी लगा रहा है, वो सारे प्रिकॉशंस लेके चल रहा है, क्योंकि डिटोनेशन होने की संभावना रहती है, बट सामान्यतः 12 होता है, बट यहाँ 12.5 है। सर जरा वो D/L का रेशियो देख लिया जाए। मैंने कहा देखा जाए। 86/86 कैसा इंजन है? स्क्वायर। तो अब देखिए बैलेंस बन गया। 2 स्क्वायर इंजन हो गए, 2 अंडर स्क्वायर हो गए, 2 ओवर स्क्वायर हो गए, V इंजन भी सामने आ गए, V6 भी आ गया, V8 भी आ गया, I4 भी आ गया, I6 भी आ गया, और बॉक्सर इंजन भी आ गया। तो अब आप देखिए बेटा, मल्टी सिलेंडर इंजन में जो हम लोगों ने देखा था, उसको हम लोग प्रैक्टिकली स्पेसिफिकेशन के तौर पे भी देख रहे हैं। तो मैंने जो आपको फोटो दिखाई थी शुरू में, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़े, मैं जो जो डायग्राम यूज कर रहा हूं, हर डायग्राम के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। बेटा सब कुछ तो मुझको भी नहीं आता, लेकिन जो मुझे आता है मैं चाहता हूं आपको ट्रांसफर करूं। तो आपका दोनों काम होना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि आपके एग्जाम में सारे सवाल होने चाहिए, और दूसरा कहीं कहीं कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी पूछे तो आप कह सकें मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आईसी इंजन है। बेटा बहुत सारे बच्चे संपर्क में आते हैं तो वो कहते हैं सर हमने तो अपना आईसी इंजन या थर्मोडायनेमिक्स फेवरेट बना लिया है। तो बस मैं यही चाहता हूं कि कम से कम आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, और उसके बाद आप अगर इस एरिया में काम करें तो आपके पास दूसरे डिप्लोमा होल्डर की तुलना में थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो। जो आपका बॉस है या आपके नीचे जो आप कह सकते हैं टेक्नीशियन है जो काम कर रहा है, वो भी ये माने कि भाई इन वाले साहब को थोड़ा सा दूसरे वाले डिप्लोमा होल्डर ज्यादा आता है। तो बस हमारा कभी ये प्रयास नहीं होता कि बेटा सर्वश्रेष्ठ हम बन जाएंगे, कम से कम हम अपने साथ में जो है बंदा उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिकेशन भी देख लिए। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पे छोटे छोटे सवाल आते हैं, अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। बेटा हम लोग पहली बात तो ये किस इंजन के डायग्राम की, ये है क्या सर? ये वॉल्व मैकेनिज्म। ये 4 स्ट्रोक है कि 2 स्ट्रोक? सर ये 4 स्ट्रोक। अब प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न कह रहा है इफ 4SPE का मतलब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, N का मतलब स्पीड ऑफ क्रैंकशैफ्ट 1000। तो 1000 का आगे इकाई नहीं दी है, मैंने कहा N का मतलब होता है, हाँ देना चाहिए था, इसके आगे आप समझ लीजिए RPM। RPM का मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट, 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है। अब समझिए एक 4 स्ट्रोक इंजन है जिसका क्रैंकशैफ्ट 1 मिनट में 1000 चक्कर लगा रहा है। बेटा कभी कभी अगर हम बोले कि इंजन की स्पीड 1000 RPM है तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब किस शैफ्ट के रिवोल्यूशन की बातें हो रही है। बेटा इंजन का जो मेन शैफ्ट है जहां पे पावर मिलती है, जो इंजन की रीढ़ की हड्डी होता है, उसका नाम है क्रैंकशैफ्ट। तो जब भी हम कहें इंजन की स्पीड, मान लीजिए हम कह रहे हैं 1000 RPM है, तो आप क्या समझेंगे? RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवोल्यूशंस पर मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है। तो हमेशा जो शैफ्ट्स होते हैं, डंडी, इसका जो है इस पर RPM, तो हमेशा माना जाएगा ये किसकी स्पीड है? कैम्पशैफ्ट की, या जो लुब्रिकेशन ऑयल पंप है उस पंप के शैफ्ट की, या जो कूलिंग ऑयल का पंप है उस पंप के शैफ्ट की? नहीं सर, ये इंजन के क्रैंकशैफ्ट की स्पीड है, या इंजन का क्रैंकशैफ्ट 1 मिनट में 1000 चक्कर लगा रहा है। तो यहां पे इन्होंने बोला है N का मतलब स्पीड किसकी? क्रैंकशैफ्ट की। कितनी है? 1000 RPM। तो अब पूछ रहे हैं प्रश्न में कि भाई जो कैमशैफ्ट है उसकी स्पीड क्या होगी? क्या वो सेम RPM से नाचेगा, कम RPM से नाचेगा, ज्यादा RPM से नाचेगा? रेशियो क्या होगा? अब जरा समझने की कोशिश करें। सर ये 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पर ये 4 स्ट्रोक इंजन है। इसका मतलब हमें एक बार ताकत मिलने के लिए, एक बार पावर स्ट्रोक मिलने के लिए, या एक वर्किंग स्ट्रोक, देखिए बेटा कभी कभी वो बोलेगा हाउ मेनी पावर स्ट्रोक, कभी कभी बोलेगा हाउ मेनी वर्किंग स्ट्रोक। तो यहां वर्किंग स्ट्रोक का मतलब होता है लायक वाले बेटे, कहने का मतलब पावर स्ट्रोक। तो मान लीजिए 4 स्ट्रोक इंजन है तो मतलब
सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो 4 स्ट्रोक में से सक्शन में पावर नहीं मिलती, कंप्रेशन में पावर नहीं मिलती, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक में पावर मिलती है, और फिर एग्जॉस्ट में पावर नहीं मिलती। बट उन तीनों में, सक्शन में, कंप्रेशन में और एग्जॉस्ट में पावर खर्च होती है। तो इन 4 स्ट्रोक में से पावर कब मिलती है? सिर्फ एक स्ट्रोक में। किस स्ट्रोक में? पावर स्ट्रोक में। कभी कभी इसी को बोलते हैं वर्किंग स्ट्रोक, या जो लायक बेटा है। ओके, अब 4 स्ट्रोक इंजन का कार्यविधि, एक वर्किंग साइकिल कितनी देर में पूरी होती है? 4 स्ट्रोक में। पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरी होती है, या क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में पूरी होती है। अब अगर कोई इंजन या किसी इंजन की स्पीड 1000 आरपीएम है, या कहें उस इंजन का क्रैंकशाफ्ट 1000 चक्कर मार रहा है 1 मिनट में, तो बताओ कितनी वर्किंग साइकिल करेगा, कितनी बार पावर देगा? सर 1 चक्कर, 2 चक्कर पावर देगा, फिर लगाएगा 2 चक्कर, फिर पावर देगा। सर 1 मिनट में अगर वो 1000 चक्कर लगा रहा है तो सर हर 2 चक्कर में पावर देगा। हर 2 चक्कर में पावर देगा तो मतलब कितनी बार पावर देगा? 500 बार पावर देगा। अब जरा मैं पूछूं कि भाई बताओ ये इंजन कितनी बार पावर देगा 1 मिनट में? 1 मिनट में कितनी बार पावर देगा? तो आपका उत्तर 1000 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1000 तो चक्कर लगा रहा है। हर 2 चक्कर में 1 बार पावर देगा, तो पावर कितनी बार देगा? 500 बार। क्यों? सर 2 चक्कर में 1 बार पावर देगा, तो 1 मिनट में कितनी बार पावर देगा? 500 बार। वर्किंग स्ट्रोक कितने होंगे? वही चीज, पावर स्ट्रोक 500। चिंगारी कितनी बार आएगी? वो भी 500 बार आएगी। स्पार्क प्लग कितनी बार फायर करेगा? 500 बार। क्यों सर? बेटा हर 2 चक्कर में। अब ये पहला चक्कर हो रहा है, क्रैंकशाफ्ट का पहला चक्कर हो रहा है, ये क्रैंकशाफ्ट चला, ये यहां आया, इतनी देर में पिस्टन सक्शन हो गया। अब ये वापस चला, ये कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन के अंत में चिंगारी आ गई, अब ये पावर हो गया और फिर ये एग्जॉस्ट हो गया। इसका मतलब एक वर्किंग साइकिल, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट में एक ही बार तो स्पार्क आएगा। तो इसका मतलब अगर इंजन 1000 आरपीएम पे चल रहा है, 1 मिनट में 500 बार सक्शन करेगा, 1 मिनट में 500 बार कंप्रेशन करेगा, 1 मिनट में 500 बार चिंगारी आएगी, 1 मिनट में 500 पावर स्ट्रोक होंगे, 1 मिनट में 500 बार वो एग्जॉस्ट करेगा। ये बात तो हो गई, लेकिन प्रश्न ये नहीं है, आगे प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आगे देखते हैं। सर अब इसका मतलब इस क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर होंगे, इतनी देर में इस सक्शन वाल्व को, इसके 2 चक्कर में एक वर्किंग साइकिल होगी। एक वर्किंग साइकिल होगी का मतलब सर सक्शन को खुलना है, चार्ज को अंदर आना है, सक्शन वाल्व खुले, चार्ज अंदर आए, अगर पेट्रोल इंजन है, और डीजल है तो एयर अंदर आए, और जैसे ही वो नीचे पहुंचे सक्शन वाल्व बंद हो जाए। कहने का मतलब 2 चक्कर में, क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में इस वाल्व को खुले, वाल्व खुला रहे और फिर वाल्व बंद हो जाए। ये कौन करेगा? ये इस सक्शन वाल्व को चलाने वाली रॉकर आर्म से होगा। इस रॉकर आर्म को पावर कहां से आएगी? पुश रॉड से आएगी। इस पुश रॉड कहां से मिलेगी? फॉलोअर से मिलेगी। इस फॉलोअर कहां से मिलेगी? कैम से मिलेगी। इस कैम कहां से मिलेगी? कैमशाफ्ट से मिलेगी। तो जब एक बार कैम पूरा चक्कर लगाएगी, जब कैम एक पूरा चक्कर लगाएगी तो क्या करेगी? जब कैम पूरा एक चक्कर लगाएगी तो वॉल्व को खोलेगी, वॉल्व खुला रहेगा, वॉल्व को बंद करेगी, वॉल्व बंद रहेगा, मतलब सक्शन वॉल्व को पूरा ऑपरेट करेगी। इसका मतलब इस 2 चक्कर में सक्शन वॉल्व खुल जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। कब? सक्शन स्ट्रोक में। इस 2 चक्कर में एक बार एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। किस बार में? एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। इसका मतलब ये जब 2 चक्कर लगाए तो कैमशाफ्ट एक बार घूमे। जब कैमशाफ्ट एक बार घूमेगी तो कैम भी 360 डिग्री घूमेगा। जब सक्शन वॉल्व वाला कैम 360 डिग्री घूमेगा तो वो सक्शन वॉल्व को खोल के बंद कर देगा, और जब एग्जॉस्ट वाला कैम घूमेगा तो एग्जॉस्ट को खोल के बंद कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, दोनों कैम की पोजीशन सेम नहीं रहेगी, कि दोनों वॉल्व एक समय नहीं खुलने हैं। ये खुलना है, सक्शन वॉल्व खुलना है सक्शन स्ट्रोक में, और एग्जॉस्ट वॉल्व खुलना है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन होगी, मैंने बना के दिखाया था, अगर सक्शन वॉल्व का ये पीक ऊपर है तो ये ऊपर नहीं होगा, हो सकता है नीचे हो या दाएं हो, वो डिपेंड करेगा टाइमिंग के ऊपर। आगे इसी पे बात होनी है, आगे पूरा एक लेक्चर होगा वॉल टाइमिंग डायग्राम पे। अब तो कैमशाफ्ट की स्पीड कितनी होगी सर? अगर ये 1000 आरपीएम है तो 2 चक्कर चलेगा, ये 1 चक्कर, ये 4 चक्कर, तो ये 2 चक्कर, तो कितना होगा? 500। तो क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर लगाएगा तो कैमशाफ्ट 1 चक्कर लगाएगा। देख भी लीजिए, ये गियर छोटा है। अब इस गियर में मान लीजिए 20 दांते हैं, तो यहां पे कितने हैं? 40 दांते हैं। तो ये 2 बार नाचेगा तब जाके ये 1 बार नाचेगा। अगर इसका डायमीटर मान लीजिए d है तो इसका डायमीटर क्या होगा? 2d होगा।
अगर इसका आरपीएम n है तो इसका आरपीएम क्या होगा, n/2। इसका मतलब कैमशैफ्ट की स्पीड या आरपीएम क्रैंकशैफ्ट की तुलना में आधा होता है। क्यों? क्योंकि क्रैंकशैफ्ट के 2 चक्कर में एक वर्किंग साइकिल पूरी होगी, और कैमशैफ्ट जब एक बार नाचेगा तो सक्शन वाली कैम अपना काम कर देगी और एग्जॉस्ट वाली कैम अपना काम कर देगी। इसका मतलब इसके 2 चक्कर में एक बार सक्शन वाल्व खुल के बंद हो जाएगा, एक बार एग्जॉस्ट वाल्व खुल के बंद हो जाएगा। दोनों को खोलने और बंद करने के लिए अलग अलग कैम लगी हुई है। तो जो प्रश्न था उसका उत्तर क्या है, क्रैंकशैफ्ट अगर 1000 पे है तो कैमशैफ्ट कितने पे होगा, 500 पे। इसी सवाल को घुमा के पूछ रहे हैं। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, अब ध्यान दीजिए इस डीजल इंजन से कोई फर्क नहीं पड़ता ये डीजल हो या पेट्रोल हो, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है तो क्रैंकशैफ्ट की स्पीड और कैमशैफ्ट की स्पीड में रेशियो क्या होगा। सर क्रैंकशैफ्ट 1000 तो कैमशैफ्ट 500, क्रैंकशैफ्ट 2000 तो कैमशैफ्ट 1000, ये 2 तो ये 1, तो 2:1 होगा। क्या रेशियो 2:1 होगा, तो 2:1 रेशियो होगा आरपीएम का। ये 1000 है तो ये 500, ये 500 है तो ये 250 है, ये 2 है तो वो 1 है। ये सब बस आगे बढ़ते हैं बेटा। सर ये तो आरपीएम में हो गया, अगर हमें इन दोनों के डायमीटर में रेशियो चाहिए तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। फिर मैंने कहा इस डीजल इंजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां डीजल इंजन हो, सीएनजी इंजन हो, एलपीजी इंजन हो, ऐसा इंजन हो, पेट्रोल इंजन बोलो जो बोलो, 4 स्ट्रोक है तो वॉल्व एंड वॉल्व मैकेनिज्म। वॉल्व मैकेनिज्म है तो क्रैंकशैफ्ट और क्रैंक, और क्रैंकशैफ्ट और क्रैंक है तो उनके आरपीएम का रेशियो। अब यहां पे आरपीएम का रेशियो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डी का मतलब डायमीटर किसका, क्रैंक पुली। ये क्रैंक के ऊपर जो पुली है तो पुली बोल दिया, इसका जो डायमीटर है, और ये क्या है, कैम के ऊपर पुली, इसका जो डायमीटर है। अब अगर हम डायमीटर की तुलना करें तो अगर ये डी है तो ये क्या होगा 2d। तो अब अगर क्रैंक पुली और कैम पुली के डायमीटर की तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1:2, लेकिन स्पीड की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2:1। आप लोग बेटा थ्योरी ऑफ मशीन में वेलोसिटी रेशियो वगैरह पढ़ते हैं, वहां क्या करते हैं आप लोग, n1d1 बराबर n2d2, तो क्या लिखते हो n1/n2 बराबर d2/d1। ठीक है बेटा, इसका मतलब अगर आपसे ये पूछ रहा है, अब हम पूछ रहे हैं जरा समझिएगा। डायमीटर हो गया, टीथ, टी का मतलब टीथ, टीथ का मतलब दांते। अब क्रैंक गियर के ऊपर 20 दांते हैं तो इसके ऊपर कितने होंगे 40, इसके ऊपर अगर 70 दांते हैं तो इस पे कितने होंगे 35। इसका मतलब यहां जितने दांते होंगे उसके तुलना में वहां दांते या टीथ डबल होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 1:2। तो टीथ का रेशियो 1:2, डायमीटर का रेशियो 1:2, लेकिन आरपीएम का रेशियो 2:1। तो अब देखिए बेटा हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इस तरह के आपको गाइड्स में सवाल मिलेंगे। एक चीज तय हो गया, क्रैंक शैफ्ट का गियर छोटा होगा लेकिन आरपीएम उसका दुगना होगा, और कैम शैफ्ट का गियर बड़ा होगा, तुलनात्मक रूप से उसका डायमीटर 2d होगा इसके तुलना में, और उसका आरपीएम आधा होगा। आगे बढ़े थोड़ा सा, आइए अब एक छोटा सा सवाल है, मैं शांत रहूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 स्ट्रोक साइकिल, अब यहां पे सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये पेट्रोल है कि डीजल, मैंने कहा चलो नहीं बताया बट 4 स्ट्रोक बता दिया ना, क्या हाँ सर ठीक है 4 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक है तो वॉल्व भी है, वॉल्व मैकेनिज्म भी है, वॉल्व मैकेनिज्म है तो क्रैंकशैफ्ट है, कैमशैफ्ट है। आगे देखते हैं क्या पूछता है। ए 4 स्ट्रोक साइकिल n = 600 आरपीएम, तो ये जो आरपीएम है रिवोल्यूशंस पर मिनट है, किसका माना जाए, कैमशैफ्ट का, कि जो कूलिंग वाटर का पंप लगेगा आगे उस पंप के शैफ्ट का, कि लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए एक पंप लगेगा उस पंप के शैफ्ट का, या क्रैंक शैफ्ट का। सर इसने दिया तो नहीं है, कोई बात नहीं, इंजन का आरपीएम है ये। इंजन का आरपीएम का मतलब होता है उसका मेन शैफ्ट, जिसके ऊपर ताकत मिल रही है, जिसके ऊपर इंजन का पूरा लोड है, जो पूरे इंजन को संभाले हुआ है, क्रैंक शैफ्ट। इंजन का आरपीएम 6000 आरपीएम है, मतलब क्रैंक शैफ्ट 1 मिनट में 6000 चक्कर लगा रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, स्पार्क प्लग विल फायर हाउ मेनी टाइम्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में स्पार्क प्लग विल फायर, फायर का मतलब कितनी बार चिंगारी देगा, यहां पे फायर का मतलब है फायरिंग, कितनी बार चिंगारी देगा 1 सेकेंड में। ये तो आप समझते हैं, अगर इंजन चल रहा है तो स्पार्क प्लग हमेशा चिंगारी नहीं देता रहता है, हर बार चिंगारी कब देगा, सक्शन ऑफ चार्ज, कंप्रेशन ऑफ चार्ज के अंत में चिंगारी देगा, और फिर
पावर मिलेगी, एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर सक्शन, कंप्रेशन, फिर चिंगारी आएगी, पावर, एग्जॉस्ट। फिर सक्शन, कंप्रेशन, तो चिंगारी क्या है, रुक रुक के आएगी। कब आएगी? कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा, जब चार्ज हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर अवस्था में है, परंतु अभी भी इसका टेम्परेचर पेट्रोल के इग्निशन टेम्परेचर से कम है, तो उस टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए करते हैं, चिंगारी फेंकते हैं। ये पूछ रहा है अगर इंजन 6000 आरपीएम पे चल रहा है, 1 सेकंड में कितनी बार चिंगारी आएगी? तो बेटा n है तुम्हारा 6000 आरपीएम, इसका मतलब 1 मिनट में 6000 चक्कर। अब अगर क्रैंक शैफ्ट 1 मिनट में 6000 चक्कर लगाएगा तो कितने पावर स्ट्रोक होंगे या कितनी वर्किंग साइकिल होंगी? सर 2 चक्कर में 1 वर्किंग साइकिल है, तो अगर वो 1 मिनट में 6000 कर रहा है तो वर्किंग साइकिल कितनी होंगी? सर 3000 वर्किंग साइकिल होंगी। 3000 वर्किंग साइकिल होंगी, यहाँ पे आरपीएम नहीं होगा, 3000 वर्किंग साइकिल में 3000 साइकिल होंगी। ठीक है बेटा, 3000 वर्किंग साइकिल होंगी। ठीक, अब अगर 3000 वर्किंग साइकिल होंगी का मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि 3000 बार पावर मिलेगी, 3000 बार सक्शन होगा। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं अगर इंजन का आरपीएम 6000 है, 1 मिनट में 6000 बार चक्कर लगा रहा है, तो 6000 बार पावर नहीं देगा, हर 2 बार में 1 बार पावर देगा। तो अगर इंजन 1 मिनट में 6000 चक्कर लगा रहा है तो 1 मिनट में वो 3000 बार सक्शन करेगा, 3000 बार कंप्रेशन करेगा, 3000 बार ही चिंगारी आएगी, 3000 बार ही पावर मिलेगी और 3000 बार ही एग्जॉस्ट होगा। इसका मतलब वर्किंग साइकिल कितनी होंगी? 3000 1 मिनट में। सक्शन स्ट्रोक कितने होंगे? 3000। कंप्रेशन स्ट्रोक कितने होंगे? 3000। चिंगारी कितनी बार आएगी? स्पार्क प्लग कितनी बार फायर करेगा? 3000। तो आंसर क्या हो गया? 3000 नहीं सर, 1 सेकंड में पूछा है, तो 1 मिनट में कितनी बार चिंगारी आ रही है? 3000 बार। 1 सेकंड में कितनी आएगी? सर 3000 को 60 से भाग दे दीजिए। तो मैंने कहा बेटा 3000 को 60 से भाग देने में मुझे तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तुम लोग तो दिमाग से तेज हो, फटाक से कर दो, 0 0 काट दो, 6 पंजे, तो कितना हो गया? 50। आंसर क्या आ गया? स्पार्क प्लग 1 सेकंड में 50 बार चिंगारी फेंकेगा। मैं घुमा के पूछ लूं, सक्शन कितनी बार होगा? 50 बार। एग्जॉस्ट कितनी बार होगा? 50 बार। कितनी वर्किंग साइकिल होंगी 1 सेकंड में? 50। मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? अगर पकड़ पा रहे हैं तो अच्छा, पर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखिएगा, क्योंकि मैं क्या करता हूं, बार बार उसी को रिप्ले कर देता, तो मैं तो आगे बढ़ता हूं, तो रिप्ले करके देखेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया, अब हम लोग कहीं ना कहीं आगे और देख लेते हैं। 4 स्ट्रोक साइकिल है, ये 10000 आरपीएम पे चल रही है, मतलब 1 मिनट में 10000 चक्कर। तो आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने पावर स्ट्रोक? सर हर 2 चक्कर में 1 बार सक्शन, हर 2 चक्कर में 1 बार कंप्रेशन, हर 2 चक्कर में 1 बार पावर, हर 2 चक्कर में 1 बार स्पार्क प्लग चिंगारी मारेगा, हर 2 चक्कर में 1 बार एग्जॉस्ट होगा, तो 2 चक्कर में 1 होगा, और 1 मिनट में 10000 चक्कर है, तो पावर स्ट्रोक कितने होंगे? सर 5000। 1 मिनट में कितने पावर स्ट्रोक? 5000। कभी कभी बेटा ये पावर स्ट्रोक के स्थान पे बोल देगा वर्किंग स्ट्रोक, तो वर्किंग स्ट्रोक बोले या पावर स्ट्रोक बोले एक ही बात है, या वर्किंग साइकिल बोले। मेरे ख्याल से ये 5-6 छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा आगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। आइए आज थोड़ा सा उसका बस बेस बनाते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे उसको करने की कोशिश करें। अब देखिए बेटा, इस वॉल्व टाइमिंग डायग्राम पे जाने के लिए एक चीज तो तय हो गई है पीछे कि सर ये वॉल्व जो हैं सही समय पे खुलने चाहिए और बंद होने। अब आपके इस क्रैंक शैफ्ट के नाचने से ये क्रैंक गियर तो नाच गया, इस क्रैंक गियर के नाचने से ये कैम गियर भी नाच गया, इस कैम गियर के नाचने से ये कैम शैफ्ट भी नाच गई, और चूंकि इस कैम शैफ्ट के ऊपर ये 2 कैम लगी हैं तो ये कैम भी चलेंगी। अब इस कैम के चलने से क्या होना चाहिए? सर 2 कैम लगी है इस सक्शन वाले के लिए, मान लीजिए कैम जो है वो इस डंडी या इस पुश रॉड से होते हुए कहां गई है? इस वाले वॉल पे गई है। अगर हम इस वाले वॉल को बोल दें सक्शन और इस वाले को वॉल को बोल दें एग्जॉस्ट,
तो अब ये सक्शन वाल्व कब खुलना चाहिए? जब पिस्टन टीडीसी पे रहे तब सक्शन वाल्व खुलना चाहिए। तो सर ये अपना कैम जो है हिसाब किताब कर ले, गुणा भाग कर ले, जब इसको लगे कि भाई ये वाला वाल्व खुलना चाहिए तो उस वक्त इस वाल्व को खोल दे। इसका मतलब कि इस पूरे वाल्व को सही समय पे खोलना और बंद करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होने जा रही है बेटा? इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है इस वाल्व टाइमिंग डायग्राम में जो वाल्व हैं वो किस वक्त खुलने हैं, कितनी देर खुले रहने हैं और कब बंद होने, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये टाइमिंग गड़बड़ा गई तो मानी बात है बेटा, फिर वो अगर इंजन जो है, इंजन का परफॉर्मेंस जो आ रहा वो सही नहीं आएगा। क्लास कितने बजे शुरू होनी है उस समय पे शुरू होनी चाहिए। कभी आप लेट, कभी हम लेट, आप भी समय पे, हम भी समय पे, लाइट नहीं आ रही है, जनरेटर चलाने आ रहे हैं, तेल नहीं है, तो अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। इसका मतलब पंक्चुअलिटी जैसे हम लोगों के लाइफ में जरूरी है वैसे इस इंजन के लाइफ में भी जरूरी है। अब इंजन को में हमें सिर्फ वाल्व को खोलना और बंद करना नहीं है, हमें सही समय पे खोलना और बंद करना है। तो क्या हम लोग बैठ के उसको खोलेंगे बंद करेंगे क्या? हम इंसान तो और ज्यादा गलती करते हैं। हम कुछ ऐसा सिस्टम बना दें जिससे सही समय पे वाल्व खुले और बंद हो, इसी को हम लोग कहते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो बेटा हम लोग थोड़ा सा जो अगले टर्न पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे, उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम कैसे होगा, इसको हम लोग अगले टर्न पे देखेंगे। अभी मैंने बस आज जो है बेटा आपको एक छोटे न्यूमेरिकल कराए। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, अगला लेक्चर थोड़ा सा ये भी 1 घंटे से ज्यादा हो सकता है क्योंकि हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम को फिनिश करेंगे। तो हम लोगों ने आज क्या किया, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने इस बात को स्थापित किया आज, देखिए सर, इंजन 4 स्ट्रोक है तो ये कंपोनेंट है 5 कॉमन कंपोनेंट, क्योंकि 4 स्ट्रोक है तो वॉल और वॉल मैकेनिज्म। लेकिन अब जब हम वॉल मैकेनिज्म मुंह से बोल देते तो एक कंपोनेंट नहीं है। वॉल मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? क्रैंकशाफ्ट तो यहां बोल ही चुके हो तुम, इसको बार बार मत बोलो। वॉल मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया? क्रैंक गियर, क्योंकि इस शैफ्ट के ऊपर क्रैंक गियर होगा। क्रैंक गियर, कैम गियर, या दो नहीं बोलना चाहते हो दो मत बोलो, बोलो टाइमिंग गियर्स। उसके बाद कैम शैफ्ट, उसके ऊपर कैम, कैम के ऊपर वॉल लिफ्टर बोलो या फॉलोअर बोलो, फिर पुश रॉड, उसके बाद रॉकर आर्म, उसके बाद टैपेट और स्प्रिंग। यदि ये पुश रॉड सिस्टम और पुश रॉड सिस्टम नहीं है तो क्रैंक शैफ्ट तो नीचे है, उसके ऊपर जो क्रैंक गियर है वो भी नीचे है, लेकिन कैम शैफ्ट कहां है? ऊपर है। कैम गियर कहां है? ऊपर है। इस क्रैंक शैफ्ट से ताकत जानी है कैम गियर को, तो क्या बीच लगेगी? टाइमिंग बेल्ट। कभी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग कराओ या ओवरहॉलिंग कराओ तो तुम्हें वहां टाइमिंग बेल्ट भी दिखाई देगी। कभी कभी ये बेल्ट टूट जाती है, रबड़ की होती है, उस बेल्ट को देखना, ये फ्लैट बेल्ट नहीं होती है, उस बेल्ट में दांते बने रहते हैं, टूथेड बेल्ट होती है। तो ये बेल्ट जो है, यहां पे भी जो गराड़ी है इसमें दांते हैं, यहां पे जो गराड़ी है उसमें दांते हैं। ये पुली नहीं है बेटा, इसमें दांत बने हैं और हमारी बेल्ट में भी दांत रहते हैं। इससे क्या होता है? पॉजिटिव ग्रिप आती है, स्लिप नहीं होता है। तो इसका मतलब जब हम बोलते हैं वॉल मैकेनिज्म तो उसमें क्या है? क्रैंक गियर, टाइमिंग बेल्ट, कैम गियर, कैम शैफ्ट, कैम। अब उसमें पुश रॉड नहीं होगी, कैम, कैम के बाद सीधे सीधे रॉकर आर्म या टैपेट और उसके बाद वॉल। अल्टीमेटली जब हम वॉल मैकेनिज्म बोलते हैं तो 7, 8, 10 नए कंपोनेंट आ जाते हैं। तो मुंह से हम भले बोलेंगे वॉल मैकेनिज्म, बल अल्टीमेटली अब अगर आप कहते हैं सर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, तो आप क्या बोल सकते हैं? 5 कॉमन कंपोनेंट का नाम ले सकते हैं। और चूंकि 4 स्ट्रोक है तो वॉल एंड वॉल मैकेनिज्म, और वॉल मैकेनिज्म में क्या क्या होता है आप समझ रहे हैं। उसके बाद चूंकि पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर। डीजल इंजन है तो शुरू के 7 कॉमन। तो देखिए बेटा, अब जैसे ही कोई कहता है 4 स्ट्रोक, आपसे कोई कह रहा है 4 स्ट्रोक इंजन में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो आप बोल देंगे ये 7, किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन में हो। और अगर वो कहीं 4 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल इंजन है तो ये 2 जोड़ दीजिएगा। और वो पूछा नहीं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है तो सर ये 7, और वो डीजल इंजन है तो ये 2 जोड़ दीजिएगा। तो अब आप कम से कम 4 स्ट्रोक पेट्रोल, 4 स्ट्रोक डीजल के कंपोनेंट बता सकते हैं। लेकिन अगर अगले ने कहा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के कंपोनेंट बताओ, तो आप क्या करेंगे? 2 स्ट्रोक पेट्रोल के कंपोनेंट बताएंगे तो कहेंगे सर ये 5 और ये 2, ये हो गए 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के 7 कंपोनेंट तो कॉमन। अब इसकी जगह पे कुछ नया आएगा जो हम लोग 2 स्ट्रोक पे जाएंगे तो सीखेंगे। लेकिन उस 2 स्ट्रोक पे जाने के लिए पहले हमें वॉल टाइमिंग डायग्राम को पढ़ना पड़ेगा। वॉल टाइमिंग डायग्राम का मतलब क्या है मैं बता चुका हूं। इसका मतलब वॉल टाइमिंग डायग्राम से भी आपको बेटा 10 से 15 सवाल मिलेंगे किसी भी गाइड में।
तो वॉल टाइमिंग डायग्राम, और वॉल टाइमिंग तो डायग्राम थोड़ा समझने की भी चीज़ है, तो हम लोग उसको समझेंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा थोड़ा सा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये देखा, ये क्या है ओवरहेड वॉल सिस्टम, ये क्या है SOHC, और ये क्या है DOSC। ये कब लगेंगे, मल्टी सिलेंडर इंजन में। और अगर उसमें 2 वॉल्व हैं, हर सिलेंडर में 2 वॉल्व हैं, तो एक ही कैम्पशैफ्ट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हर सिलेंडर में 4 वॉल्व हैं, 5 वॉल्व हैं, 3 वॉल्व हैं, तो हो सकता है हमें DOSC लगाना। ये हम लोग देख ही चुके हैं बेटा। इसके बाद ये डायग्राम देख चुके हैं, ये सारे स्पेसिफिकेशन देखे हम लोगों ने आज देखे बेटा। 2 स्क्वायर इंजन बीच में आए, 2 अंडर स्क्वायर आए, 2 ओवर स्क्वायर आए। कंप्रेशन रेशियो 9.5 भी था, 10.5 भी था, 11 भी था, 12.5 तक मिला। DOSC देखा, SOSC एक भी नहीं था, DOSC देखा। हमारे बाइक में जो होता है बेटा वो SOSC होता है, अभी बाइक में भी देखना वहां पे SOSC होता है। ओके, तो हम लोगों ने इतनी चीजें देखी, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा बेटा, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखे। तो इन न्यूमेरिकल के बल पे आनी बात है कि अब आप अपने गाइड के आज की पढ़ाई, किसी भी गाइड के कम से कम 10 से 15 सवाल शायद आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग बेटा अपने आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट टर्न में हम लोग शुरू करेंगे वॉल टाइमिंग डायग्राम। थैंक यू वेरी मच।